उसकी सैलरी पैकेज चेक कराया तो जो वहाँ सबसे सीनियर था उसका पैकेज था 28 लाख का उस ऑफिस के अंदर के। तो जब उसका 28 लाख का था तो इसका 60 लाख का कैसे हो गया? तो लड़के को यही डाउट हुआ कि हर जगह पर मुझसे 10-20% एक्स्ट्रा है, तो ये लड़की मुझ में क्यों इंटरेस्टेड ले रही है? इतना तो मेरी बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है, मैं फाइनेंशियल भी स्टेबल नहीं हूँ। कहीं ना कहीं उसको डाउट से एक आया तो उसने कहा चलो एक बार चेक करा लेते हैं इसकी बैकग्राउंड में क्या है। उस टाइम में पता लगा कि इसका कोई बॉयफ्रेंड भी है जो उससे मिलता है, पर और बिजनेस जब हम उसका चेक कर रहे थे तो बिजनेस का प्रोफाइल हमें कहीं भी टच नहीं हो रहा था उसका। हेलो एंड वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। आप सभी लोगों ने शार्लक होम्स या फिर ब्योमकेश बख्शी के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये वैसे लोग थे जिन्होंने लाइफ के इस तरीके के क्राइम्स को भी रिवील किया है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एंड दीज आर दोज डिटेक्टिव्स जिनकी स्टोरी सुन सुनकर हम सब लोग बड़े हुए हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीमेल डिटेक्टिव के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं जिन्होंने फॉर द लास्ट 20 ईयर्स दिल्ली में रह करके काफ़ी सारी डिटेक्टिव स्टोरीज़ को प्रेजेंट किया है लोगों तक और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बाहर लेकर के आई है जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं अंडर कवर थी। आइए जानते हैं भावना पालीवाल जी जो आज की हमारी पॉडकास्ट में है उनसे व्हाट आर द मेजर थिंग्स विच एन इंडियन डिटेक्टिव वुड बी डूइंग और क्या है इंटरेस्टिंग इस प्रोफेशन में और कैसे हम इस प्रोफेशन को भी आगे लेकर के अपने करियर के साथ जा सकते हैं। वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट जी। अ, जैसे कि हम लोग सब लोग हमेशा देखते हैं कि डिटेक्टिव स्टोरीज़ या क्राइम स्टोरीज़ में जो लोग डिटेक्टिव का काम करते हैं वो उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल होता है जिनको लोगों को सुनकर और जान के भी बहुत इंटरेस्ट लगती है, बट कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनल लाइफ को भी चेंज कर सकती है उनकी स्टोरीज़ और मिथ्स। तो मैं ये जानना चाहूँगी आप एज ए डिटेक्टिव कैसे इस प्रोफेशन में आए, थोड़ा अपने बारे में बताइए और इस प्रोफेशन में आने के पीछे की स्टोरी जानना चाहेंगे। मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी स्टडी जो हुई थी वो आगरा यूनिवर्सिटी से हुई थी और मैं बहुत छोटे से स्कूल में गाँव के जो कोएड होते थे 8th तक, तो उनमें मैं पढ़ती थी। तो वहाँ क्या होता था कि झगड़े वगैरह होते थे आपस में, घरों में डाउट्स होते थे, शक होती थी आपस में। तो मैं हमेशा वहाँ ये खड़े होकर यही सोचती थी कि कुछ ऐसा क्यों नहीं होता कि लोगों को पहले से पता हो कि ऐसा नहीं है और हमें इस तरीके से नहीं करना, तो झगड़ा ना हो, उनकी फैमिली में डिस्टरबेंस ना हो। बट उस टाइम मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं ये समझ सकूँ कि ऐसा कैसे कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है जिससे मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। तो वो चीज़ नहीं आ रही थी समझ में, बट उसी टाइम एक फर्स्ट आईपीएस ऑफ़िसर बनी थी किरण बेदी जी, जिनका दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा नाम था और आज भी है वैसे तो उनका नाम। तो कहीं न कहीं जब वो दूरदर्शन पर जो फर्स्ट टाइम चलता था टीवी का चैनल, तो उस पर हम लोग देखते थे। तो जब मैं उनको देखती थी तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन आता था कि यार कुछ तो है इनमें, मुझे भी इनके जैसा बनना है। क्योंकि जब वो निकलती थी या उनकी जो पर्सनैलिटी थी कहीं न कहीं मुझे अट्रैक्ट करती थी। बट आप कह सकते हो जब आप छोटी-सी जगह पर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो वहाँ इतना ओपन नहीं होता कि आप ये सब कर सकें, क्योंकि हम लोगों को पैंट शर्ट भी अलाउड नहीं होती थी गाँव के अंदर। हालाँकि हमारी फैमिली इस चीज़ को नहीं मानती थी। एजुकेटेड थे घर फैमिली वाले, फादर नहीं थे। तो काफ़ी अच्छा लगता था जब उनको देखते थे और जब इस तरीके की बाउंडेशन लगती थी। और फिर आप कह सकते हैं कि आईपीएस बनने के लिए स्टडी भी बहुत हाई लेवल की करनी पड़ती है। तो शायद मैं उतना स्टडी नहीं कर पाई या नहीं कर सकी या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो बस एक इंस्पायर उनसे होती रही और दूसरा बस एक प्लेटफॉर्म खोजती रही कि कुछ डिफरेंट करना है, मुझे इनके जैसा बनना है। तो बस वो कहीं न कहीं चाह थी एक जो मुझे दिल्ली लेकर आई और दिल्ली में आने के बाद मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं करना चाहती थी। तो जब मैं यहाँ दिल्ली आई थी तो सबसे पहले तो मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया, क्योंकि मेरे ब्रदर पहले आ चुके थे तो वो ऑलरेडी आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो नॉलेज उनको अच्छी थी एजुकेशन के मामले में। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहती है तो कर ले, तुझे इंटरेस्ट है कुछ अलग करने में। तो मैंने कहा ठीक है। तो जर्नलिज्म का कोर्स किया, 1 ईयर का डिप्लोमा था भारतीय विद्या भवन से। कुछ टाइम जॉब भी किया 1-2 महीने, बट आप कह सकते हैं ना जब आपका टारगेट और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है ना, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता। तो बस वही था, रिपोर्टिंग के काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था बिकॉज़ टारगेट कुछ और था। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जो करना चाह रही हूँ या जो प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रही थी वो मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा था, पर आप कहें कि अगर मुझे डिटेक्टिव्स के बारे में नॉलेज थी कि भई प्राइवेट डिटेक्टिव्स बनना है, तो ऐसा मेरे उस टाइम तक मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था आफ्टर कॉलेज।
उसके बाद मैं एक दिन न्यूज़पेपर के ऑफिस में बैठी हुई थी, तो वहाँ एक ऐड निकला हुआ था टाइम्स डिटेक्टिव एजेंसी का। उनको प्राइवेट में डिटेक्टिव चाहिए थे, मेल और फीमेल दोनों। तो बस जस्ट मैंने कहा यार देखते हैं क्या कर सकते हैं, इनको ट्राई करते हैं। तो मैंने उनको ट्राई किया, तो वहाँ उनके ऑफिस भी गई, तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जॉइन कर लो। उनका कहना ये था कि भई अभी नई-नई आई है, गाँव से आई हुई है, छोटी जगह से निकली है, तो ज़्यादा जोश से भरी हुई है, देखते हैं इसको ट्राई करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे केस दे के देखिएगा। तो मैं देखते हैं। उसके ओनर थे मिस्टर प्रदीप शर्मा, तो उन्होंने अपने साथ ही मुझे किसी केस पर लेकर गए। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको सिर्फ़ ये पता करके आना है कि ये लड़की मैरिड है या इसकी सेकंड मैरिज हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो कहाँ पर हुई है। तो मैंने कहा ठीक है हम जाते हैं। तो मैं और मेरी एक कलीग और उन्होंने साथ में भेजा, जो सेल्स गर्ल बनकर हम दोनों उस फ्लैट्स में गए, एक अपार्टमेंट टाइप का था। तो जनरली हमने 2-3 घरों में अपनी सेल्स वगैरह के प्रोडक्ट दिखाए, क्योंकि हमारा टारगेट तो जो घर था हमें वहाँ पहुँचना था, और हम फाइनली पहुँचे भी उस घर पर। तो उसकी मदर आया, तो जब हमने डोरबेल बजाया तो उसकी मदर आई लड़की की, तो हम उससे बात करने लगे अपने जो एक फीमेल्स में एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है गॉसिप की। तो बस वो गॉसिप मैं उनसे कर रही थी। तो गॉसिप में मैंने इतना तो जान लिया कि उस लड़की की सेकंड मैरिज हो चुकी है। कहाँ किस सिटी में हुई है वो भी पता लग गया था। बट इतने में ही अंदर से उसके फादर आए, तो डायरेक्ट आकर मुझे बोलते हैं कि बेटे आपको किसने भेजा है? मैं आईबी से रिटायर्ड हूँ, आपको किसने भेजा आप ये बताइए। तो आप सोच सकते हो फर्स्ट केस और फर्स्ट कांड। तो पैरों तले ज़मीन तो खिसकना ही था, डर तो गई एकदम से कि पता नहीं अब क्या होगा, आईवी से रिटायर्ड है। और आईवी का नाम आप जानते ही हैं कि इतना सुनने के बाद सरेंडर होना लाज़मी था। बट फिर मैंने अपना एकदम से अपना रिवर्स किया, कॉन्फिडेंस वापस लाई। मैंने कहा नहीं अंकल आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, हम तो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये हमारी आईडी है, और ये आप कार्ड देख लीजिएगा, ये प्रोडक्ट देख लीजिएगा, एयर व मतलब जो भी हम बोल सकते हैं, तो उनको अपना फँसाया। आई डोंट नो उनके अंकल के उनके दिमाग में क्या आया, क्या नहीं आया, उन्होंने सिम्पैथी रखा। नो नहीं पता हमें, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप जा सकते हो, हमें पता है कि आपको किसी ने भेजा है। मैंने कहा आपको गलतफ़हमी हुई है। इसके बाद हमने उनको कुछ नहीं बोला, अपना प्रोडक्ट उठाए, 2 घर में और गए, 3rd घर से हम गायब हो चुके थे। बाहर निकले जहाँ पर सरा में लेकर जो गए थे प्रदीप शर्मा जी जो थे, तो उनको फिर हमने, क्योंकि उस टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, पेजर भी नहीं होता था, उस टाइम पेजर चलते थे, पर उस टाइम हमारे पास पेजर भी नहीं था क्योंकि न्यू जॉइनिंग थी। आगे गए, तो हमने उनको कॉल किया एक बस स्टॉप से जहाँ वो खड़े थे, हम वहाँ ना जाकर अपनी स्मार्टनेस दिखाया कि हमने बस लिया, और बस से हम आगे गए, अगले बस स्टॉप पर उतरकर लोकल पीसीओ से उनको कॉल किया कि सर हम यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ आ जाइए। तो वो आए वहाँ पर, तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा सर आपको पता था कि उसके फादर क्या करते हैं? बोले क्यों क्या हुआ? बड़े नॉर्मली उन्होंने बात की। मैंने कहा उसके फादर आईबी में हैं, आपको पता था? कहते हैं हाँ, पता था। तो जितना शॉक्ड मैं वहाँ नहीं हुई थी, और जितना मुझे मतलब एक कह सकते हो सरप्राइज़ वहाँ नहीं मिला था जब उसने उनके फादर ने बोला था, उससे ज़्यादा सरप्राइज़ मैं एकदम से यहाँ पर हुई। मैंने कहा आपको पता था, आपने फिर भी हमें वहाँ भेज दिया? और मैंने कहा वो रिटायर्ड है, क्या मुझे पता है? मैंने कहा वो घर पर थे और आपने हमें भेजा इन केस वो हमारे साथ। कहते देखो ये ही तुम्हारा ट्रिक था कि हम ये देखना चाहते थे, अगर तुम वहाँ से निकल कर आ गई इट मीन्स तुम में कॉन्फिडेंस है, तुम कन्विंस कर सकते हो किसी को, अगर तो इसलिए मैंने भेजा था। अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम ये वर्क नहीं कर पाती, तुम पहले ही एक माइंड प्रिपेयर करके जाते और डर जाते। तो कहीं न कहीं जो उनकी बात थी वो मुझे क्लिक की कि मैंने कहा बात तो सही है, जब मेरे माइंड में होता है आईबी वाला ये है, वो है, तो एक माइंड प्रिपेयर्ड होने के बाद हम वो काम नहीं कर पाते। बट जब हम निश्चिंत होके वहाँ काम गए, कहते बैकग्राउंड में तो मैं खड़ा था ना तुम्हारे साथ। फिर तुम्हें डरने की इसलिए मैं आया था तुम्हारे साथ, मुझे पता था कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सँभाल लूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझे बोला कि देखो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस काम को कर सकती हो, और ये डिटेक्टिव जो है, एक जासूसी का जो पेशा है वो बहुत साफ़ है कि आप किसी के साथ ईमानदारी से काम करेंगे तो जो आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो, कह रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, आप इस लाइन में आकर कर सकते हो। बट आपको बहुत फेयरली और बहुत ईमानदारी से आप काम करो। तो उन्होंने जब मुझे ये चीज़ समझाई और मुझे लगा कि मैं इस लाइन में काम कर सकती हूँ, और उन्होंने कहा कि आपको पीछे मुड़कर अगर देखना है, तो फिर आप मत आना, क्योंकि इसमें आपको पीछे मुड़ने के लिए रास्ता बंद मिलेंगे फिर। आप इसमें आना चाहते हो पूरे डेडिकेशन से आओ, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी। और शायद उनकी बात सही निकली कि आज मैं इतना एज़ अ सक्सेस हो। डिटेक्टिव इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें होती है जिसके ऊपर डिटेक्टिव्स को रखा जाता है, या कौन-कौन सी सिचुएशन चेक किया जाता है? हम थोड़ा जानना चाहेंगे इसकी क्या-क्या काइंड्स है डिटेक्टिव की? अमिता जी इसमें क्या होता है ना, देखिए जासूसी का जो पेशा है ना, उसमें क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन होता है या क्या-क्या हम लोग जासूसी करते हैं, उसका कोई पैरामीटर्स नहीं होता है। क्योंकि हर आदमी की हर
एक की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। बट जो जनरली आज के ट्रेंड में चल रहा है, जैसे मैट्रिमोनियल इशू होते हैं प्री शादी से पहले की, इनको जासूसी या शादी के बाद की, जिसमें अफेयर वगैरह होते हैं, डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, उनमें एलमनी वगैरह के लिए केस होते हैं कि भाई वो वर्किंग कर रही है, नहीं कर रही है, या लड़का कर रहा है, नहीं कर रहा है। कुछ बच्चों पर स्पाई होती हैं कि बच्चे कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमारी कल्चर बहुत चेंज हो रही है। तो कहीं न कहीं बच्चे अकेले होते हैं, तो वो कहीं न कहीं ड्रग्स के एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि एक सेफ ज़ोन में हम रहें। तो उस टाइप से भी होती हैं, प्लस फाइनेंशियल क्राइम होता है, कोई फ्रॉड करके भाग चुके होते हैं, मिसिंग वगैरह होते हैं कि बच्चे घर से भाग जाते हैं, या बच्चे तो नहीं, आजकल तो बड़ों को भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़े भी आजकल काफ़ी शादी हो आफ्टर मैरिज भी भागते हैं। कुछ इस तरह के केस होते हैं कि जो वो पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनको लगता है हमारी इंसल्ट होगी, या लोगों को पता लग गया तो हमारी सोशल लाइफ खराब हो जाएगी, रेपो नहीं रहेगी हमारी। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि कोई प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करे, जो हमारी जासूसी करके या जो इंक्वायरी करके हमें उनको फाइंड आउट करके, या एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें लाकर दे दे, तो हम उससे उनको सॉल्व कर सकें। तो ये उनका तरीका होता है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता हमारा फिक्स कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। उसमें सिंपल है, आप कोई भी इंक्वायरी आती है, कोई भी जो हमें रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि भई हमारी रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमें इसकी शादी से पहले की इंक्वायरी करानी है, तो हम वो करके भी दे सकते हैं। फाइनेंस का होता है, कोई चीटिंग वगैरह होती है कि लोग भाग जाते हैं, वो भी होता है। मिसिंग के होते हैं, बच्चे मिसिंग हो जाते हैं या बड़े होते हैं, तो वो लोग उस तरह के केसेस इस तरीके के आते रहते हैं हमारे पास। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि डिटेक्टिव्स में जो आप लोग सर्चेस करते हो उसमें मैरिजेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं ये जानना चाहूँगी, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या मैरिजेस में जो फ्रॉड्स होती है उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? कोई ऐसी एक कहानी जो आपको हमेशा याद रहे? देखिए, कहानियाँ तो बहुत हैं, बट कोई 1-2 ही कहानी आपको बताई जा सकती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो जहाँ तक अगर शादी आफ्टर बात करें हम लोग शादी के बाद, तो मेरे क्लाइंट थे, तो उनकी शादी हो चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि उनका 7-8 इयर्स का बेबी था। तो उनको लगा कि मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, तो उन्होंने उसको फाइंड आउट कराया कि भई आप एक बार फाइंड आउट करके आइए कि क्या है इसकी रियलिटी, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और टीचर थी वो उसकी वाइफ। तो जब हमने फाइंड आउट किया उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में लेके, तो एक दिन हमने उनको ट्रैक कर लिया कि वो किसी के अफेयर में थी, और जो लड़का है वो बाहर से कहीं आया हुआ है, उनसे छोटा भी था 5-7 साल। तो उनका आपस में काफ़ी अच्छा अफेयर चल रहा था, और क्या प्लानिंग थी ये तो हमें नहीं पता लगा, बट उसके बाद थोड़ा-सा उनका सीन क्रिएट हुआ। हस्बैंड ने को भी उनको दिखा दिया कि भई ये लड़का है और यहाँ पर ये लोग मिल रहे हैं। वो लोग देखा, लड़की ने उनको शांत किया, उसकी वाइफ ने कि नहीं चलो जी मुझसे गलती हो गई, सॉरी-वॉरी गिल्ट फ़ील किया और वापस अपने घर आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, 1 महीने वो काफ़ी अच्छा चलता रहा। 1 महीने बाद वो मूवी देखकर वापस आ रहे थे। स 7-8 बजे की बात है, तो उसने कहा कि यार घर चलते हैं, चिकन ले लो, तो मैं घर पे चिकन बनाऊँगी, आज चिकन खाने का मन हो रहा है। उसने कहा ठीक है। तो उसके इन-लॉज़ भी थे लड़की लड़के के, वो पास में ही रहते थे। तो कहती है मैं बेटे को वहाँ छोड़ा हुआ है, तो मैं बेटे को लेकर आती हूँ, तुम घर चलो और ये वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। वो हस्बैंड घर चला गया कि ठीक है बच्चे को लेके आ रही है ये। वो घर चला गया, और वो बच्चे को लेने गई, तो काफ़ी टाइम हो गया, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। फिर जब 11 बजे उसने फ़ोन करना स्टार्ट किया, तो उसका स्विच ऑफ, अच्छा। वाइफ़ का। तो उसको टेंशन हुई, उसने फिर इन-लॉज़ को फ़ोन किया कि नहीं वो तो यहाँ आई ही नहीं। तो और भी टेंशन इसको बढ़ गई, फिर करते-करते पता लगा, फिर उसने आगे पता किया, कोई ऑप्शन नहीं, फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू टेंशन मत ले, वो कुछ नहीं होने वाला, वो चली गई कहीं। मैंने कहा जहाँ भी है वो अपनी मर्ज़ी से हो गई, तू अब परेशान मत हो। तो कहता है क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? एनीवे रात को उसके पास पुलिस वालों का कॉल आ गया कि आपकी गाड़ी ये आपके नाम से रजिस्टर्ड है और यहाँ पर खड़ी हुई है, गाड़ी स्टार्ट है और इसमें नीचे कुछ जल रहा है। इट मीन्स उसमें स्टीयरिंग के पास में उसके जीन्स और टॉप में आग लगाकर वो निकल गई थी, अच्छा। वाइफ़ उसकी। तो अब डेफ़िनेटली जब इस सिचुएशन में गाड़ी मिली है, तो वो भी घबरा गया, पुलिस वालों ने भी कह दिया कि क्या रीज़न है, क्या नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, वो रोने लग गया, परेशान भी बहुत हुआ। मैं आई सुबह, फिर मैंने कहा चलो मैं टैकल करती हूँ, आती हूँ। तो मैं बाहर थी आउट ऑफ दिल्ली। सुबह मैं दिल्ली पहुँची, तो उसको बुलाया, बात की। इधर क्या ये लगा, उसके फादर को लगा कि कहीं कोई इंसिडेंट हुआ है और मेरी लड़की को इन्होंने मार दिया या कुछ कर दिया। तो उन्होंने कंप्लेंट अपने इन-लॉज़ के बच्चे के खिलाफ कर दी, लड़के के। तो प्रॉब्लम तो हो ही चुकी थी फिर, क्योंकि हम लोग काम कर चुके थे इस केस पर एक तो हमने अपनी हिस्ट्री दोबारा से रिपीट की और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो 3 या 4 डेज़ 3 या 4 डेज़ में हम लोगों को क्लैरिफ़ाई हो गया कि लड़की कहाँ पर रह रही है।
हमने उसको नंबर दिया और बताया है कि ये लड़की यहाँ पर है, आप बुला लो, क्योंकि पुलिस केस ऑलरेडी बन चुका था, तो हमने फिर उसको पुलिस के ही थ्रू करना बेटर समझा। हमने उसको क्लाइंट को बता दिया, क्लाइंट वहाँ गया, लड़की को बुलाया, तो लड़की उसको फाइंड आउट हो गई। तो आप कह सकते हो कि चीटिंग में जब इस तरह के केस होते हैं कि एक तरफ वो उसकी वाइफ गायब है, दूसरी तरफ वो चीट कर रही है, तीसरी तरफ उसके साथ में कि वो चली भी गई और उसका केस भी उसी पर फाइंड हो गया है कि भई लड़के ने गलत किया है। तो उस टाइम में कंडीशन काफ़ी वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी मदर की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी उस टाइम, काफ़ी बीमार थी वो। लेकिन आप कहते कंप्लेंट हो रही है तो पुलिस वालों को भी अपने काम करने होते हैं, तो वो उनका डेली बुलाना, डेली उनको बोलना, टॉर्चर करना, तो काफ़ी कुछ चल रहा था। तो उस टाइम पर जब उसने प्राइवेट डिटेक्टिव से हायर करके एक इंक्वायरी कराई और उसको बेनिफिट मिला, तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग उस तरीके से एक सपोर्ट की भी किया और खुद को भी सैटिस्फैक्शन हुआ और वो निकला भी फिर इससे। हुँ। और इस स्टोरी में फाइनली क्या हुआ? फाइनली इतना होने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं फिर डिवोर्स ही होगा। अच्छा। डिवोर्स ही हुआ, हालाँकि उनका केस भी चल रहा है, अभी सेटल भी हो गया है लड़का तो। बट लड़की का नहीं मुझे पता कि कहाँ है, क्या है, लेकिन अभी उनका 420 वगैरह जो चीटिंग वगैरह के जो केसेस होते हैं कोर्ट के, वो चल रहे हैं। तो हालाँकि अब लड़के के सपोर्ट में आ चुका है फ़ेवर में काफ़ी केस, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हो चुकी ना एक बार। तो जैसे आप इस तरीके के केसेस को हैंडल करते हैं, क्या आपने पर्सनली अपने ऊपर भी कोई प्रॉब्लम्स फेस किया? पुलिस के तरफ से कोई दबाव या इस तरीके की इश्यूज़ आपके लिए आई पर्सनली जब आप इन केसेस को हैंडल करते हैं? नहीं, इस तरह की हमारे साथ नहीं होती, क्योंकि देखिए पहले तो हम लोग ओपनली इस तरीके से कोई काम नहीं करते और कोई भी अपने दायरे में रहकर काम करते हैं हम लोग। क्योंकि इल्लीगल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, बट हम लोग कभी पुलिस के काम में हाथ नहीं डालते। ना ही पुलिस से हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं कि भई हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे कर रहे हैं, ना हम उनको शेयर करते हैं। ठीक है, काम हो गए क्लाइंट से ही बोलते हैं, वो उनको बता देता है। तो उनके ही थ्रू सारे काम हो जाते हैं फिर। जैसे हमने आपके साथ जो लास्ट केस डिस्कस किया उसमें हम एक चीज़ जानना चाहेंगे जैसे बहुत बार आजकल जब कोई कपल एक दूसरे से अलग होते हैं तो एलिमनी एक बहुत ट्रेंड में है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि शादी करके तुरंत अलग हो जाने के बाद भी वो एलिमनी चार्ज करते हैं। बस इस केस में जैसे सारी गलती उस लड़की की थी, तो क्या ऐसे केसेस में भी एलिमनी अगर अलग होते हैं तो एलिमनी उन मतलब मेल्स के ऊपर चार्ज किया जाता है कोर्ट की तरफ से? देखिए, एलिमनी तो बनता ही है, क्योंकि जो शादी में एक्सपेंस वगैरह हुए हैं वो सब रिटर्न करना लड़के को बनता ही है और वो करना पड़ता है उनको। तो वो तो एक डिफरेंट मैटर है कि कोर्ट कितना चार्ज करता है, कितना ये प्रूव कर पाते हैं, वो एक अलग चीज़ों से प्रोसीड होता है। तो वो तो होता ही है थोड़ा बहुत तो। आप ये कहें कि बिल्कुल डिनाई हो जाता है तो वो नहीं होता। हाँ, कोई बहुत सीरियस केस होता है, मैटर होता है, जैसा मैंने ये मैटर बताया, तो इसमें उतना मैटर नहीं गया था, क्योंकि बहुत जेन्युइनली उसने डिवोर्स चाहिए था, उसको जल्दी से जल्दी छुटकारा चाहता था, तो उसने डिवोर्स तो ले लिया उस टाइम थोड़ा बहुत दे के, बट उसने बाद में केस को दूसरी तरफ से फाइल कर दिया, जो उसके साथ चीट हुआ, फ्रॉड हुआ, उस तरीके से उसने केस को दोबारा फाइल किया है। तो उनका केस चल रहा है अभी, क्योंकि उसके बाद हमारा इतना राइट्स नहीं है कि हम उससे पूछे कि भई आपके केस में क्या चल रहा है। बट केस चल रहा है अभी और जहाँ तक मुझे आइडिया है उस केस में वो लड़के के हक में जा रहा है अब। ओके। और जैसे आप लोग एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव काम करते हैं, ये सीबीआई और प्राइवेट डिटेक्टिव्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सीबीआई जो होता है वो एक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एसोसिएशन है और प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं वो किसी पर्सनल आदमी के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा हायर किए जाते हैं। और सीबीआई का क्या है कि आपको गवर्नमेंट का है या कोई बड़े-बड़े केसेस होते हैं उस तरह से वो लोग काम करते हैं। और डिटेक्टिव्स या जो जासूसी होती है वो सिर्फ़ एक पर्सनल आप हायर करते हैं कि भई मुझे पर्सनल इंक्वायरी करानी है, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, या पुलिस इन्वॉल्व है तो उसका कोई लेना दे, फेयर इंक्वायरी आकर निकल कर आए, क्योंकि जो हायर करता है हम उसके लिए काम करते हैं। क्योंकि हमें दोनों पार्टियों को नहीं देखना होता, हमें सिर्फ़ ये देखना होता है कि जो ऑप्शन उसने जैसे बताया कि मेरी वाइफ़ गलत है या मेरा हस्बैंड गलत है, तो हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि वो चीज़ जो बोल रहा है, जो पैरामीटर्स उसने बताए हैं, उनमें वो कितना सही है, कितना गलत है। अगर वो गलत है तो हम उसको एविडेंस कलेक्ट करते हैं फिर। जो केसेस आप सर्च करते हैं जिस तरीके से अगर हम मैरिजेस की बात करें तो क्या रेशियो रहता है परसेंटेज जहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कितना परसेंटेज जो इन्वेस्टिगेटर है उनके तरफ होता है और कितने परसेंटेज केसेस सही निकलते हैं? देखिए, जहाँ तक शादी वगैरह का होता है तो 40-60 हम कह सकते हैं कि 60% केसेस होते हैं जो सही होते हैं, 40% होते हैं जो नेगेटिव होता है। क्योंकि आजकल पहले मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले क्या होता था कि जब शादियाँ होती थी ना, तो कोई रिलेटिव्स या एक मीडिएटर होता था जो शादियाँ कराता था। आज की डेट में वो ट्रेंड खत्म हो गया है कि आप मीडिएटर ऑनलाइन आ गया है। कि आप तो ऑनलाइन में आपने अपनी डाल दी रिक्वायरमेंट, मुझे ये चाहिए, आपने देखा, आपने बायोडाटा, लेकिन हम क्या होता है ना उसमें कोई किसी को जानता नहीं है। पुराने जो सिस्टम था उसमें सब एक दूसरे को जानते थे, जिसको हम लोग गाँव में वगैरह में होते थे ना, कहते थे नाई शादी करा रहा है।
तो वो चीज़ अब नहीं है मीडिएटर वाली। तो जो मीडिएशन वाले जो शादी कराते हैं उनको सिर्फ फाइनेंस से इशू होता है कि भाई हमारा पैसा आना चाहिए, हमारा कमीशन इतना है और हम आपको ये लड़का या लड़की बता रहे हैं, आप कर लीजिए। उसमें क्या प्रोफाइल है उनकी उनको नहीं पता होता, क्योंकि एक बायोडाटा है, उन्होंने आपको सबमिट कर दिया। तो उस टाइम पर क्लाइंट चाहता है कि भाई मुझे वेरीफाई हो कि ये रियलिटी क्या है। तो उस टाइम में जो क्लाइंट्स की वेरिफिकेशन जब होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हम निकालते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक गलत निकलती हैं रिपोर्ट्स, क्योंकि कई बार वो मैरिड निकलते हैं, कई बार इतना ज़्यादा अफेयर वगैरह का इशू होता है, कोई मनी माइंडेड निकलता है, या उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट निकलती है कि जो एक दूसरे को मैच नहीं कर सकते। तो इस तरह के केसेस की काफ़ी रेशो रहती है बढ़ने की। और जैसे हम देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन शादियाँ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी भी पोर्टल्स है जहाँ पे आईआईटी, आईएम जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आने वाले बच्चों के ऊपर भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स खुल गई है। बहुत बार हमने देखा कि बहुत बड़े-बड़े स्कैम्स हो जाते हैं वेडिंग के नाम से। तो क्या आप इस तरीके के केसेस भी हैंडल करते हैं जहाँ पे सैलरीज़ या फिर कंपनीज़ के ओनर्स दिखा कर के भी बहुत बार शादियाँ किया जाता है, जिसको बाद में फ्रॉड निकलते? क्या आपने ऐसे केसेस भी हैंडल? देखिए, जहाँ तक आप स्कैम की बात कर रहे हैं, तो स्कैम करने वाले का माइंड को आप रीड नहीं कर सकते कि कब कौन स्कैम आपके साथ कर रहा है। बहुत सारे केस हैं, जैसे मैं आपको सैलरी की बेस की अगर बात कर रहे हैं, तो एक प्रपोज़ल आया था, बंगाली लड़की थी और लड़का भी बंगाली था, तो उसने 2 कंडीशंस की, उसकी सिर्फ बेसिक जो इंक्वायरी थी 2 चीज़ थी कि इस लड़के का पैकेज मुझे क्लैरिफ़ाई करना है और दूसरा था कि ये पान खाता है या नहीं खाता। बिकॉज़ बंगालीज़ में क्या होता है ना, पान बहुत ज़्यादा खाते हैं। और लड़के ने डिनाई किया हुआ था कि मैं पान नहीं खाता और उसको चाहिए था कि लड़का पान ना खाता हो। तो उसके 2 ही कंडीशन थी। मैंने कहा आप मिलिए, तो जब हमने वेरिफिकेशन किया तो उसने, मैंने पूछा था उनसे कितना पैकेज है आपको बताया गया है? उन्होंने बोला हमें इसने 60 लाख का पैकेज बताया है। तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर था, हमने जब चेक किया, हमने कहा 60 लाख का पैकेज बताया है और ये 4 लड़कों के साथ शेयरिंग रूम में रह रहा है, फ्लैट में। मैंने कहा 60 लाख वाला इतना तो नहीं रहेगा। एटलीस्ट उसके लिए कोई कमी नहीं है, वो 1 लाख का भी फ्लैट लेके आराम से रह सकता है, गुड़गाँव में था। मैंने कहा एनीवे पता नहीं अब क्या नेचर है, मैंने कहा हो सकता है कुछ हो प्रॉब्लम उसकी। हमने अपनी इंक्वायरी शुरू की, तो जो सबसे पहले सामने आया तो पता लगा कि पान का उसकी जो क्वांटिटी डेली की 15-20 पान्स उसके डेली थे। अच्छा। सबसे पहला झूठ। दूसरा झूठ, जब हमने उसकी सैलरी पैकेज चेक कराया, तो जो वहाँ सबसे सीनियर था उसका पैकेज था 28 लाख का, उस ऑफिस के अंदर। ओके। तो जब उसका 28 लाख का था तो इसका 60 लाख का कैसे हो गया? क्लियर था। तो जब उसका पैकेज चेक, हमने उसका क्लियरली, फिर हमने उस लड़की से बात की, मैंने कहा ऐसे-ऐसे आप अगर कहते हो तो हम क्लियरली कर लेते। वो कहती क्लियर करो, मुझे शादी तो नहीं करनी। क्योंकि इसका मतलब झूठ तो बोल रहा है, क्योंकि हमने उसकी पान वगैरह की फ़ोटो वगैरह दे दी थी। दूसरा वो बियर वगैरह पीता था, उसके रूम से 3-4 बियर की बोतल डेली का था, तो वो भी उसको पता लग गया था। तो कहती है शादी तो होनी नहीं है, बट मुझे इसका झूठ चाहिए कि इसका पैकेज एग्ज़ैक्टली है क्या? तो जब हमने उसको वेरीफ़ाई किया, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी एचआर में था, तो उसका जो पैकेज था वो 6 लाख का, अच्छा। जिसको उसने ज़ीरो बढ़ा के 60 लाख किया हुआ था। तो इस तरह से लोग माइंडेड करते रहते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कौन क्या कर रहा है। और भी बहुत सारे केसेस ऐसे होते रहते हैं प्री मैरिज में, जो चलते रहते हैं। मतलब एक स्कैम था कि वो लड़की शादी कर रही थी, कि एक लड़का आया था तो उसको शादी करनी थी कि भाई प्रोफाइल अच्छी है। तो कि लड़का क्या करते, लड़की कह रहा था लड़की बहुत अच्छी है, हाइट में उससे लंबी थी, सुंदर थी और अच्छा बिजनेस बताया हुआ था अपना कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है भीलवाड़ा के अंदर, करोड़ों के बिजनेस चल रहा है मेरा। तो जब भीलवाड़ा का उसने अपना बताया हुआ था प्रोफेशन कि मेरा भीलवाड़ा में करोड़ों की टर्नओवर है मेरी और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो लड़के को ये डाउट हुआ कि हर जगह पर मुझसे 10-20% एक्स्ट्रा है, तो ये लड़की मुझ में क्यों इंटरेस्टेड ले रही है? इतना तो मेरी बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है, मैं फाइनेंशियल भी स्टेबल नहीं हूँ। कहीं न कहीं उसको डाउट से एक आया, तो उसने कहा चलो एक बार चेक करा लेते हैं इसके बैकग्राउंड में क्या है। तो फिर हम लोगों ने उसको वर्क स्टाउट किया। तो जब हमने उसका यहाँ पर वर्क किया तो लड़की इंडिपेंडेंट रह रही थी, एक अच्छा फ्लैट लेके। और कुछ टाइम में पता लगा कि इसका कोई बॉयफ्रेंड भी है, जो उससे मिलता है पर। और बिज़नेस जब हम उसका चेक कर रहे थे तो बिज़नेस का प्रोफाइल हमें कहीं भी टच नहीं हो रहा था उसका। तो हम लोग खुद परेशान थे, हमने कहा यार बिज़नेस इसका नहीं मिल रहा, करोड़ों का बिज़नेस बता रही है, तो कहीं तो कोई तो प्रोफाइल होनी चाहिए, कहीं टर्नओवर हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिले जहाँ कंपनी हो इसके नाम से। कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर करते-करते जब उसका जो नेटिव प्लेस था यूपी के अंदर ही था वो, तो जब हम वहाँ पहुँचे यूपी में, तो जब हमने वहाँ उसकी बैकग्राउंड चेक की तो पता लगे कि लड़की आज से 4 या 5 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी है, किसी लड़के के साथ। उसके पेरेंट्स जो थे वो वहाँ के बहुत टॉप के अच्छे क्रिमिनल्स भी थे और अच्छे रेपुटेड भी थे। कि क्रिमिनल होते मतलब कहते हैं ना कि मतलब उनकी सोशल रेपो बहुत अच्छी थी, चाहे वो डर की वजह से थी या उनकी वैसे थी फाइनेंस की वजह से।
लेकिन उनके रेपो वहाँ अच्छे थे, लोग उनसे डरते थे। उनकी वो लड़की थी तो उसका उनका जो प्रेशर था वो इस लड़की पर आ गया अच्छा, कि ओके। भई तुझे शादी करनी है और हर हालत में करनी है। फिर हमने उस लड़के के बारे में पता किया तो पता लगा कि वो लड़का मैरिड है और उसकी ऑलरेडी अपनी फैमिली है जो जो इसको लेकर आया है। अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़का अपनी फैमिली छोड़ नहीं सक रहा था, क्योंकि कुछ उसकी भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी, चाहे वो इनके प्रेशर में था, डर था उस लड़के को कि कुछ हो सकता है या कुछ भी हो। तो वो अपनी फैमिली को साथ लेके चल रहा था, साथ में इसको भी लेके चल रहा था। तो इसका ये था कि अगर मेरी शादी हो भी जाती है ना, तो मुझे रहना तो नहीं है, कि अगर डिवोर्स देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। मैं तो अपना आराम से मेरा एक शादी का लेवल लग जाएगा और मैं इसके साथ आराम से अपनी लाइफ निकाल लूँगी। जो उस लड़की का मोटिव था, क्योंकि उसका कहीं से भी कोई अटैचमेंट लड़की को शो नहीं हो रहा था। तो जब लड़के को बताया तो वो भी काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा यार उसका बॉयफ्रेंड भी है और ऐसी-ऐसी कंडीशन में आई है, पेरेंट्स के प्रेशर में ये शादी कर रही है। ये आगे रिश्ता नहीं चलेगा नहीं चलेगा इतना तो देखो हम गारंटी नहीं दे सकते, पर मुझे नहीं लगता ये लड़की आगे आपसे रिलेशन चलाएगी। और जो बिज़नेस बता रही है वो इसका नहीं है, इसके बॉयफ्रेंड का है। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि जो बिज़नेस था वो सारे के सारा भीलवाड़ा के अंदर उसके बॉयफ्रेंड का था, वो जो करोड़ों का टर्नओवर बता रही थी, वो सब कुछ उसका था। तो मैंने कहा ये उसके पैसे पर ऐश कर रही है और ये जो फ्लैट दिलाया हुआ है ये भी इसी लड़के का दिलाया हुआ है इसको। तो अब आप सोच सकते हो कि ये लड़की आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, तो अंडरस्टूड है, फिर वो समझ सकता है आदमी भी कि भई अभी हमारे लिए रिश्ता नहीं है। तो उसने बैक फुट पर चला गया और उसने डिनाई कर दिया। बट ये था कि अगर वो नहीं करता तो डेफ़िनेटली उसकी लड़के की लाइफ़ ही खराब होती उस केस में। और जैसे इस तरीके के केसेस में आप जैसे कुछ चीज़ों को आप निकाल के लाते हैं, तो जैसे इस शादी की ही अगर बात करें, तो क्या वो लड़के और लड़की के इंडिविजुअली वो रिलेशंस हुए थे या फिर फैमिली के थ्रू हुआ था? वो जो रिलेशन था वो फैमिली के थ्रू था, उनका जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पोर्टल से रिश्ता देखा था उन्होंने, वो फैमिली वालों ने देखकर उसको दिया था कि ये लड़का हमें पसंद है और हम शादी के लिए तुम फाइनल करो, अगर तुम्हें पसंद आता है। तो लड़की ने जैसे प्रपोज़ल भेज देते हैं पेरेंट्स के, भई तुम इनमें से 2 या 3 प्रपोज़ल भेजे कि आपको जो पसंद हो वो आप फाइनल करो। उसने कर दिया ये फाइनल, क्योंकि वो उसको कहीं न कहीं अपने से वीक लगा कि भई मुझसे दब जाएगा या प्रॉब्लम भी करेगा तो ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल सर्विस क्लास फैमिली थी। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि हमने आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपने उनके जैसे जहाँ पे वो रहते थे, आपने वहाँ पे भी जैसे प्रीवियस केस की आपने बात करी, तो आप उनके घर के अंदर भी जैसे कितनी बॉटल्स है बियर के या फिर क्या वो खा रहा है, कितने पान वो खा रहा है, आपने वो भी फाइंड आउट किया। तो आप उनकी लाइफ में कैसे घुसते? क्योंकि आप एज़ ए प्राइवेट डिटेक्टिव काम कर रहे हैं। हाउ डू यू कम इन मीट विद देम? कोई भी आपका नया केस होता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखिए, शुरुआत करने के लिए वेरी सिंपल होता है कि सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से उनका रूटीन है, कौन उनके घर में आ रहा है, जा रहा है। और नॉर्मली आज की डेट में क्या होता है ना कि सभी के घर में सर्वेंट्स, ड्राइवर्स वगैरह होते हैं। अच्छा, ओके। तो उनके साथ आप मिक्सअप हो जाइए तो डेफ़िनेटली आपको उनके घर की रियलिटी पता होती है। उनको सब कुछ पता होता है आपके घरों की। 90% चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो जानते हैं कि इनके घर में क्या एक्टिविटीज़। जैसे पान वगैरह की एक्टिविटी है तो वो आपको बाहर ही पता लग सकती है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो खाने आएगा। तो वहाँ वो आता ही आता था। और रही बात बियर की, तो बियर के लिए जो वहाँ सफाई वाले होते हैं, उनके घर से जो उसका रूम साफ करता था, तो उन लोगों को सब पता होता है ये चीज़, कि भई इसके रूम से इतना आता है और ये इतने बजे उठता है, इतने बजे निकलता है, ये सब कुछ उनको रूटीन में था। और उस तरीके एक से हम लोग एक ब्रेक केस करते हैं। में सिंगल डिटेल निकालने के लिए कितना ड्यूरेशन लग जाता है आपको और कितना टाइम लगता है केस को देखिए, सॉल्व करने टाइम कोई डिसाइडेड नहीं होता कि कितना लगता है, कोई 1 वीक से 10 डेज़ में भी कंप्लीट हो जाता है, कोई 20 डेज़ में भी नहीं हो पाता। नॉर्मली कितना भी माने तो 15-20 डेज़ तो एटलीस्ट लगता ही लगता है मिनिमम। एक केस को? हाँ, ठीक से करने के लिए 15-20 डेज़ का टाइम तो हम लोग लेते ही लेते हैं। और क्या चार्जेस रहते हैं आप लोगों का अगर कोई एज ए लोकल डिटेक्टिव आपको हायर करना चाहे तो नॉर्मली क्या चार्जेस? देखिए, चार्जेस क्लैरिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट ये है कि जैसे वर्क होता है वैसे चार्जेस होते हैं और पार्टी के अकॉर्डिंग भी होता है फिर। और बहुत बार जैसे मान लीजिए ड्यूरेशन ऑफ द केस आपका इंक्रीज हो जाता है, तो क्या आपके चार्जेस भी इंक्रीज हो जाते हैं ऑन द ड्यूरेशन? हाँ, डेफ़िनेटली चार्जेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम बता कुछ रहे हैं और निकलता कुछ और है सामने से। तो फिर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को प्रूफ़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एविडेंस चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, तो फिर उसमें कॉस्ट अलग हो जाती है फिर। अच्छा। वो एक ट्रस्ट वर्क होता है हम लोगों के और क्लाइंट के बीच में, तो वो डेफ़िनेटली आराम से सेटल हो जाता है, इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं आता फिर। और जैसे डिटेक्टिव की हम बात करते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव्स की, जैसे अगर हम पुलिस सर्विसिंग की बात करें उसका भी एक डिटेल प्रोफाइल होती है या डिटेल कोर्स होता है उसको करने के लिए, या हम कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं तो उनकी एक पूरा ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है उसको सीखने की या प्रैक्टिकली उसको फॉलो अप करने के लिए। एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव क्या आप लोगों के भी कोई एग्जिस्टिंग कोर्सेज है या आप इस फील्ड में कैसे आते हैं?
देखिए, ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर हम लोगों का बैड लक है कि इस टाइप का कोई कोर्सेज़ या इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो कोर्सेज़ सिखा सके कि जासूसी कैसे होती है या प्राइवेट डिटेक्टिव्स क्या है। बट हाँ, ये है कि अगर आपको जासूस बनना है या आप करना चाहते हैं तो किसी अच्छी एजेंसी को जॉइन करके आप उसमें कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तो आप सीख सकते हैं। बट आप ये सोचें कि भई मुझे पैसे कमाने के लिए स्टार्टिंग करनी है तो इस लाइन में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर क्योंकि हमारी लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। तो जितना हमें पेशेंस होगा आप उतना ही इसमें सक्सेस होंगे। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो हमारे इंडिया के अंदर अभी क्या है ना कि कह सकते हैं कि इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना हुआ कि जहाँ पर हम लोग कोई पर्टिकुलर आप कोर्स कर सकते हैं जैसे जर्नलिज्म का कर लिया, पीआर का कर लिया, उस टाइप का भी हमारे कुछ नहीं है। फॉरेंसिक का होता है तो वो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं, बट डिटेक्टिव्स का कोई प्रॉपर नहीं दे रहा। और आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स और बहुत सारे इस तरीके के केसेस को हैंडल किया होगा। अगर हम कहीं न कहीं इंडिया की हम रिलेशनशिप्स का अगर हम पैरामीटर निकालें, तो आपको क्या लगता है कितना स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप आज भी इंडिया में? या फिर अगर हम कहें कि कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रही है, तो उसका भी क्या पैरामीटर आपको लगता है? देखिए, नेगेटिव चीज़ों की तरफ जो जा रही है ना, वो सिर्फ़ एक टेक्निकल जितना हम इन्वॉल्व होते जा रहे हैं चीज़ों में, उतना हमारा नेगेटिव जा रहा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा बॉन्ड है, कहना अच्छा है, बट अंदर से अगर हम देखते हैं तो बहुत खोखले होते जा रहे हैं। क्योंकि अंदर क्या है लोगों के दिखता कुछ है, होता कुछ है। लोग दिखाते हैं अपनी सोशल प्रोफ़ाइल पर कि वो इतना खुश हैं, ये है, वो है। लेकिन जो अंदर से अगर जाकर देखते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेस हैं उनकी लाइफ़ में, बाहर कुछ हो रहा है, सोशल लाइफ़ उनकी कुछ है, वर्किंग लाइफ़ कुछ और है। क्योंकि इतना मैनिपुलेटेड है, इतना प्रॉब्लम है उनकी कि एक-दूसरे से बात करने के टाइम नहीं है दोनों के पास। तो उस वजह से क्या है ना कि डिफरेंसेस आ रहे हैं लाइफ़ में। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं क्योंकि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोबाइल ही है कि आप खाना खा रहे हैं, जहाँ आप 10 मिनट फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं डिफरेंस है, डे टाइम का डिफरेंस है, एमएनसी कल्चर आई है, तो आप नाइट में जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड घर आ रहा है, वाइफ जा रही है, वाइफ आ रही है, हस्बैंड जा रहा है। तो जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो डिफरेंस आना तो लाज़मी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। और कहीं न कहीं एक क्या है ना कि हमारा ट्रेंड है कि हम बहुत बोल्ड हो रहे हैं। जिसको कहते हैं फ्रैंक हो रहे हैं कि हमारी कल्चर ऐसी है कि हमें ड्रिंक करना है, हमें ये सब करना है। वो सब अपनी जगह ठीक है, बट कहीं न कहीं क्या होता है ना, वो कहीं न कहीं हमारे संस्कारों को पीछे छोड़ रहा है। तो कहीं न कहीं उस चीज़ों का भी हमें इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फिर उसकी वजह से हमें लॉस भी उठाने पड़ रहे हैं, इमोशंस भी वीक हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं इस तरह की। और जैसे अगर हम शादियों की बात करें, हमेशा एक जब हम किसी नए रिलेशन में जा रहे हैं, हमेशा प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना या कहीं न कहीं उनके पीछे किसी को लगा के उनके बारे में जानना भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। कौन-कौन से ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगे जो न्यूली मैरिड है या फिर जो शादियों में जा रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें उनको हमेशा फ़ॉलो करना चाहिए? देखिए, आप शादियों में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी एज़ ए प्रोफ़ेशनल कि अगर आप कर रहे हैं तो जहाँ आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो 10 भी 50,000 रुपए खर्च करके अगर आपको एक सैटिस्फैक्शन हो रहा है कि भई मुझे एक प्राइवेट एक इंडिविजुअल एजेंसी हायर करके क्लियर रिपोर्ट्स मिल सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर लेनी चाहिए आपको। क्योंकि नॉर्मली आप ऐसे करेंगे तो आपको उतना आइडिया नहीं लगेगा। क्योंकि आप पड़ोसियों से पूछ नहीं सकते, आप नेबर से बात करेंगे तो डेफ़िनेटली उनको पता लगेगा। ऑब्ज़र्व आप कर नहीं सकते क्योंकि वो आपको जानते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, कोई फ्रीलांस होगा, ये फ्री एजेंसी होगी तो वो आपको एक अच्छी रिपोर्ट्स दे सकता है कि आप जिस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या उसकी सच्चाई है, तो आप कहीं न कहीं सेफ हो सकते हैं उससे या आगे सिक्योर्ड हो सकते हैं कि भई हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। लक को तो मैं भी नहीं चेंज कर सकती किसी का, बट कई बार ये होता है ना, आप 100% नहीं तो कम से कम 70-80% सिक्योर्ड हो जाते हैं। और जब आप कोई नया केस लेते हैं, आपका अप्रोच क्या रहता है? क्योंकि जनरली हमने देखा जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो जो एजेंसीज़ होती है या फिर जो ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, उनका हमेशा ये मोटिव जनरली ये एक हमारी भी धारणा होती है कि उनका एक मोटिव ये होता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलत निकले। आपका क्या अप्रोच है एज़ अ डिटेक्टिव? आप एक केस को जब लेते हैं, खासकर जब वो रिलेशन से रिलेटेड होता है, आप उन केसेस को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, जहाँ तक जब केसेस आता है ना इस तरह का कि रिलेशनशिप में कि क्या इफ़ेक्ट है, क्योंकि वो जब हमारे पास आता है तो कहीं न कहीं उसके माइंड में ये बात आ चुकी होती है कि सामने वाला गलत है या गलत है तो क्यों है? तो मेरा जो पैरामीटर्स होता है, हम यही चाहते हैं कि वो चीज़ उनको क्लैरिफ़ाई हो कि अगर हम उसको गलत बोल रहे हैं तो उसका रीज़न दे सकें कि भई ये इस वज़ह से हम आपको गलत बोल रहे हैं, ये 2 घंटे या 4 घंटे हर टाइम स्पेंड करते हैं या करती है, या
कहीं ये जाते हैं या इसकी जो मिलते जुलते हैं ये लोग, वो सब चीजें हम उनको क्लेरिफाई करते हैं कि हम किस बेस पर आपको नेगेटिव बोल रहे हैं या किस बेस पर हम आपको पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो वो जब तक क्लैरि और वही होता है कि जब उनको 100% क्लैरिफाई हो जाता है ना, तो डेफिनेटली कई बार फैमिलीज बन भी जाती है और कई बार फैमिली डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। एक और चीज़ जैसे आपने बताया, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत बार जैसे आपकी पहली केस जो थी जिसमें आईबी के प्रोफेशनल ने आपको कहीं ना कहीं आप वहाँ से बच के आए हैं, अगर आपको वो पकड़ लेते हैं इस तरह की सिचुएशंस में, कभी अगर जैसे सामने वाले पार्टी को आपके बारे में पता चल जाता है, तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होती है, क्या रिस्क फैक्टर रहता है आपके लिए? देखिए, एक तरह से तो फिर ये फँसने वाली बात है कि अगर आपको पकड़ लेते हैं, तो फिर डेफ़िनेटली कंप्लेंट ही होगी, एफआईआर ही रजिस्टर्ड होगा कि भई कुछ कर रहे हैं, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है ना कि हम कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आईडी होती है उस टाइम पर। सेल्स गर्ल थी, आईडी थी, प्रोडक्ट थे, तो इतना चैलेंज तो वो कर नहीं सकते। तो बस वही सब है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड या अपना एटीट्यूड या जो भी होता है, जिस तरीके से सेटिंग होती है, करके निकलते। कभी कहीं पे आप फंसे हो या कभी कहीं आपको नहीं, लगा कि उसके बाद तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, होता है, लेकिन बट हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इससे फँसने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में तो इतना नहीं होता, बट जब सर्विलेंस वगैरह होती है, तो उसमें होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें डाउट होता है कि हम फँस सकते हैं या कुछ होता है, तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं उस इमीडिएट, ओके। कि जिससे कि ना हमें प्रॉब्लम हो, ना हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम हो। क्योंकि फिर दोनों को ही सफ़र करना पड़ता है। और कितने लोगों की टीम होती है आपकी जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, या फिर कैसे आप देखिए, इसमें अकॉर्डिंग टू वर्क होता है जो भी होता है। जैसे मैट्रिमोनियल का है तो हमारे 3 या 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई सर्वेलेंस करता है, कोई इंक्वायरी करता है, कुछ फाइनेंस वाले होते हैं तो वो अलग चीज़ चेक करते हैं। तो मतलब डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट लड़के होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग काम करते हैं फिर। आपकी तेजस डिटेक्टिव एजेंसी में फीमेल डिटेक्टिव्स ही है या फिर मेल भी है आपके साथ? नहीं, बहुत हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेल्स ही कर सकते हैं और कुछ फीमेल्स ही कर पाती हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती 100% की फीमेल्स 100% काम कर लेती हैं। वो नहीं होता, और ये भी फैक्ट है कि 100% मेल्स नहीं कर सकते। ये तो एक टीम वर्क है, तो ना हमारे में मेल फीमेल का कोई वो ही नहीं होता। तो एज ए वुमेन आपको क्या लगता है, एज ए फीमेल डिटेक्टिव आपकी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट अब तक क्या रहा? देखिए, जहाँ जिस पोजीशन पर बैठी हूँ, तो इससे बड़ा अचीवमेंट तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत कभी आपने सुने होंगे ना कि भीड़ में चलना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए हो वो बनना है मुझे। तो बस मेरा टारगेट हमेशा है ना कि जब आप देखते हैं ना, निकलते हैं, अगर आप डॉक्टर्स हैं या आप जर्नलिस्ट हैं, आपको लोग बोलेंगे तो आपको एक बार ऐसे देखेंगे निकल जाए। पर अगर आप बोलेंगे ना कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, तो आपको एक बार रुक कर देखेंगे। तो वो चीज़ जब आपको मिलती है, तो इससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट और आपको क्या चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं एक डिटेक्टिव्स की जो रेपो है ना, और स्पेशली जब फीमेल्स खड़ी होती है, तो जो लोगों की नज़रें होती है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होती है उनका देखने का, चाहे आप उसको रेस्पेक्टफुली कह लीजिए या डर कह लीजिए, आई डोंट नो, बट डेफिनिटली वो एक डिफरेंट होता है। तो वो जो चीज़ दिखती है ना, तो लगता है कि शायद मैंने कुछ हासिल किया है। थैंक यू सो मच भावना जी, आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे लगता है ऑडियंस को भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिला। डिटेक्टिव जैसे करियर को भी आप चुन सकते हैं, उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड ऑन दिस एपिसोड वी एंड अप दिस पॉडकास्ट विद भावना पालीवाल जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो, एंड टिल देन कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट।